यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो खतरों से घिरी हुई दुनिया में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम पर निकली है। उसका नाम है लारा क्रॉफ्ट। एक ऐसी लड़की जिसका सफर सिर्फ एक मकसद के लिए था, अपनी तकदीर को खुद चुनना। वह कुरियर का काम करती थी। उसे उस काम के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वह अपनी ट्रेनिंग के लिए पैसे जुटाने के लिए अक्सर छोटे मोटे काम करती थी। एक दिन उसका ट्रेनर उसके पास आया और उससे कहा कि उसे पिछले कुछ महीनों की फीस देनी है। अगर उसने जल्द ही पैसे नहीं दिए तो उसे अपनी ट्रेनिंग छोड़नी पड़ेगी। इससे लारा परेशान हो गई और वह सोचने लगी कि वह इतनी जल्दी इतने पैसे कहां से लाएगी। लारा मदद के लिए अपने दोस्तों के पास जाती है, जहां उसे यह पता चलता है कि कल एक ऐसी रेस होने वाली है जिसमें विजेता को अच्छा खासा इनाम मिलेगा। इस रेस को फॉक्स हंट कहा जाता है, जिसमें एक बकरा पेंट से भरा डब्बा लेकर दौड़ता है और अन्य लोग उसका पीछा करते हैं। रेस का नियम यह था कि अगर बकरा पकड़ा जाता और पेंट का डब्बा गिरने से पहले वह पकड़ लिया जाता तो वह हार जाएगा और इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बकरा सफल हो जाता तो उसे ढेर सारे पैसे मिलते। लारा को पूरा यकीन था कि वह रेस जीत सकती है, इसलिए उसने यह प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। जब उसने यह बात अपने दोस्तों से कही तो सब लोग हंस पड़े, क्योंकि यह रेस इतनी आसान नहीं थी। हालांकि लारा को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने सबकी हंसी को नजरअंदाज कर दिया और रेस में भाग लेने का फैसला किया। अगले दिन रेस शुरू होती है। लारा की साइकिल से पेंट का डब्बा लटका हुआ था, जिससे पेंट गिर रहा था। जैसे ही वह कुछ दूरी तय करती है, कई बैकर्स के ग्रुप ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लारा इनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन पेंट के निशानों के कारण वे आसानी से उसे ट्रैक कर लेते हैं। फिर लारा चतुराई से एक ट्रक पर चढ़ जाती है, जिससे पेंट के निशान गायब हो जाते हैं और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद वह ट्रक से उतर जाती है, लेकिन जल्दी ही वे लोग फिर से उसके पीछे लग जाते हैं। रास्ते में लारा का ध्यान एक आदमी पर जाता है, जिससे उसकी नजरें भटक जाती हैं और उसे एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस आते देख बाकी बैकर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन लारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम लारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां एक महिला एना उसे मिलने आती है। एना ने लारा की जमानत करवाई और उसके पास बैठ गई। यह पता चलता है कि लारा कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वह रिचर्ड क्रॉफ्ट की बेटी है, जो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है और जिनके पास अरबों की संपत्ति है। लेकिन लारा ने जानबूझकर यह सब छोड़ दिया था और आम जिंदगी जीने का निर्णय लिया था। एना उसे समझाती है कि कब तक वह ऐसे जीती रहेगी। उसके पास इतनी ताकत है कि वह पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे सबको बताना होगा कि वह रिचर्ड की बेटी है। पता चलता है कि 7 साल पहले लारा के पिता रिचर्ड जापान गए थे और तब से वे गायब हो गए थे। 7 सालों में उनकी तलाश करने के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया गया था, लेकिन कोई भी उनका पता नहीं लगा सका। एना लारा को बताती है कि अगर उसने अपने पिता की संपत्ति के पेपर्स पर साइन नहीं किए तो उनके सारे निवेशक उनकी कंपनी की संपत्ति को बेच देंगे। लेकिन लारा को यह भी एहसास हो चुका था कि किसी की यादें पैसे से ज्यादा कीमती होती हैं, इसलिए वह तय करती है कि वह पेपर्स पर साइन करेगी ताकि उसके पिता की कोई भी चीज नीलाम न हो जाए। अगले दिन लारा अपने पिता की कंपनी में जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे कुरियर गर्ल समझकर बाहर खड़े रहने को कहता है। लारा गरीबों की जिंदगी जीने की आदत से पीछे हटने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह खुद इस कंपनी की मालकिन है। वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे बताती है कि वह लारा क्रॉफ्ट है। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट माफी मांगता है और लारा को कंपनी के पेपर्स देता है। जब वह साइन करने वाली थी तब उसका वकील सूटकेस से एक लकड़ी का बॉक्स निकालता है, जिसे लारा पहचान जाती है। वह बॉक्स उसके पिता का था। वकील लारा को बताता है कि यह बॉक्स उनके पिता की वसीयत में लिखा गया था, जो उनकी मृत्यु के बाद लारा को दिया जाना था। लारा जल्दी से उसे खोल देती है, जिसमें एक चाबी और एक लेटर था, जिसमें एक पहेली थी। यह पहेली उसके पिता उसे कुछ बताना चाहते थे। लारा यह समझ जाती है कि उसके पिता किस ओर इशारा कर रहे थे और वह पेपर्स पर साइन किए बिना वहां से चली जाती है। इसके बाद वह अपने घर जाती है और अपने पिता की खाली कब्र के पास कुछ ढूंढने लगती है। जल्द ही उसे एक कुल्लू मिलती है, जिसे सावधानी से वहां छुपाया गया था। लारा ने चाबी घुमाई और अचानक से एक सीक्रेट डोर खुलता है, जो बेसमेंट की ओर जाता है। अंदर जाकर वह देखती है कि उसके पिता ने एक सीक्रेट रिसर्च रूम बना रखा था। लारा वहां के ड्रॉर को खंगालती है और रिचर्ड के कई पासपोर्ट मिलते हैं। कुछ और ढूंढने पर उसे एक कैमरा मिलता है, जिसमें उसके पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में रिचर्ड कहता है कि अगर लारा यह देख रही है तो इसका मतलब है कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। वह लारा से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके हेमिको प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलों को जला दे, क्योंकि यह जानकारी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। लारा को पता चलता है कि रिचर्ड जापान की पहली क्वीन हिमिको की कब्र की तलाश कर रहे थे। इस सब को पढ़ने के बाद लारा फैसला करती है कि वह लूरेन के पास जाएगी, जो वह आखिरी आदमी था जिससे उसके पिता ने बात की थी। अगले दिन लारा हांगकांग जाती है और लूरेन की तलाश करती है। लारा लूरेन की तलाश में पोर्ट पर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे कोई मदद नहीं मिलती। तभी 3 लड़के उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वह किसे ढूंढ रही है। उनमें
उनमें से एक लड़का लारा से मदद करने के बहाने पास आता है और अचानक उसका बैग छीनकर भाग जाता है। लारा उनका पीछा करती है, लेकिन वे बहुत तेज होते हैं। वे एक बोट से दूसरी बोट पर कूदते हुए काफी दूर चले जाते हैं। क्योंकि बैग में लारा की कीमती चीजें थीं, वह उनका पीछा नहीं छोड़ती और एक और रास्ते से एक लड़के को पकड़ लेती है। लारा उसकी गर्दन कसकर दबा देती है, जिससे वह दम घुटने लगता है। ये देख बाकी लड़के घबरा जाते हैं और उसे बैग लौटा देते हैं। बैग मिलने के बाद लारा उसे छोड़ देती है, लेकिन तभी वह लड़का चाकू निकालकर लारा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लारा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन लड़के उसका पीछा करते रहते हैं। लारा एक केबल की मदद से दूसरी ओर कूद जाती है और तभी उसे वह शिप दिखाई देती है जिसे वह कब से ढूंढ रही थी। वह तुरंत शिप की ओर दौड़ती है और चिल्लाकर लूरेन से मदद मांगती है। कई बार दरवाजा पीटने के बावजूद कोई बाहर नहीं आता। निराश होकर लारा चोरों से लोहा लेने की तैयारी करने ही वाली होती है, तभी एक नशे में धुत आदमी शिप से बाहर आता है और उन्हें शिप से बाहर जाने का आदेश देता है। लड़के डर कर भाग जाते हैं, लेकिन लारा उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है। वह आदमी इतनी शराब पी चुका होता है कि कुछ देर बाद गिरकर बेहोश हो जाता है। लारा उसे होश में लाने के लिए पानी डालती है और उससे पूछती है, मेरे डैड रिचर्ड क्रॉफ्ट कहाँ हैं? वह आदमी जवाब देता है कि वह लू रेन नहीं है, जिसने लारा के डैड को वह लेटर लिखा था। यह लेटर उसके अपने डैड का था और उसका नाम भी उसी पर रखा गया था। लारा से कहता है, मेरे डैड ने बहुत से लोगों से पैसे उधार लिए थे। जब तुम आई तो मुझे लगा कि तुम भी उनमें से एक हो। जब लारा ने पूछा कि उसके डैड कहाँ हैं, तो वह जवाब देता है, मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि वह एक दिन बोट पर गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। लारा पूछती है, क्या यह 7 साल पुरानी बात है? तो आदमी के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि यह वही जानकारी है जो अब तक सिर्फ उसे ही पता थी। लारा कहती है, मैं जानती हूँ कि वह कहाँ गए हैं। हम दोनों के डैड एक सीक्रेट आइलैंड की तलाश कर रहे थे। हम वहां जाएंगे और पता लगाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। लू कहता है, तुम्हारा एडवेंचर मुबारक हो। जापान में 6000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं जहां कोई नहीं रहता। तुम उन्हें कहां ढूंढोगी? लारा फिर अपना बैग खोलकर एक मैप निकालती है जो लूरेन के डैड ने बनाया था। मैप पर कुछ निशान बने होते हैं जिन्हें लारा समझ नहीं पाती, लेकिन लू तुरंत पहचान जाता है कि यह उस आइलैंड के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं जो डेविल सी के बीचों बीच खत्म हो रहे थे। लारा उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन लू को अब इस यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उस जगह पर जाना मौत को दावत देने जैसा था। लारा उसे ढेर सारे पैसे ऑफर करती है ताकि वह अपना उधार चुका सके। पैसे की बात सुनते ही लू के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह तुरंत साथ चलने को राजी हो जाता है। कुछ दिन यात्रा करने के बाद लू लारा को बताता है कि वे अब समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें बहुत संभल कर रहना होगा। उसी रात एक जोरदार झटका लगता है और लारा की नींद टूट जाती है। वह बाहर निकलती है तो देखती है कि उनकी नाव भयंकर तूफान में फंस चुकी है। लू बताता है कि यह बोट अपने आप ही उस आइलैंड पर पहुंच गई। अचानक एक बड़ी चट्टान शिप से टकराती है। लू कहता है, यह लहरें हमें बहाकर आइलैंड से दूर ले जाएंगी, हमें जल्दी से उतरना होगा। लारा बोट से कूदने वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि उसने अपने डैड की डायरी अंदर छोड़ दी है। वह वापस जाती है, लेकिन जैसे ही डायरी लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, एक तेज लहर उसे जहाज के अंदर धकेल देती है। लू जब लाइफ बोट उतारने की कोशिश करता है तो एक बड़ी लहर उसे भी बहाकर ले जाती है। लारा किसी तरह शिप से कूद जाती है और पानी में घंटों की जद्दोजहद के बाद वह आइलैंड पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वह देखती है कि कुछ लोग उसके सामने खड़े हैं। इससे पहले कि लारा कुछ समझ पाती, वे उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, वह खुद को एक कैंप में पाती है। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन वह बच गई थी। उस आदमी ने कहा, जो इस आइलैंड पर आने की कोशिश करता है वह अक्सर जिंदा नहीं बचता। यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ से बाहर निकलना और भी मुश्किल है। लारा तुरंत अपना बैग ढूंढने लगती है। तब मैथ्यूस उसे बैग दिखाते हुए कहते हैं, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? बैग के अंदर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें हिमिको की कब्र के बारे में ढेर सारी जानकारी थी। वह कहता है, तुम मेरे लिए वह लेकर आई हो जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। रिचर्ड को असली रास्ता पता था, लेकिन हम इतने सालों से गलत जगह खुदाई करते रहे। लारा को यह सुनकर धक्का लगता है और वह पूछती है, क्या तुम मेरे डैड को जानते थे? वह कहाँ है? मैथ्यूस जवाब देता है, रिचर्ड की वजह से मैं पिछले 7 सालों से इस आइलैंड पर फंसा हुआ हूँ। उसे बस हमें कोऑपरेट करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह समझता था कि वह ऐसा करके दुनिया को बचा रहा है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जब लारा को पता चलता है कि मैथ्यूस ने उसके डैड को मार दिया तो वह पूरी तरह से टूट जाती है और उसका बदला लेने की ठान लेती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर झांकती है, वह देखती है कि मैथ्यूस अकेला नहीं है। उसने इस आइलैंड पर ढेर सारे लोगों को गुलाम बना रखा है, जिनसे वह दिन रात काम करवाकर हिमिको की कब्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लारा लू को भी देखती है, जो किसी तरह बच गया था, लेकिन अब वह मैथ्यूस के गिरफ्त में था। मैथ्यूस सभी को काम रोकने का आदेश देता है और सभी उस दिशा में बढ़ते हैं जहां रिचर्ड ने अपनी डायरी में खुदाई की थी। लारा अपनी जान की सलामती के लिए भाग रही थी, लेकिन मैथियस ने उसे गोली मार दी। लारा एक गहरी खाई के पास आ पहुंची और उसे पार करने के लिए एक लकड़ी के पुल पर चलना था। जैसे ही उसने उसे पार करने की कोशिश की, गार्ड्स ने उस पर गोली चला दी। गोली के चलते उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे एक गहरी नदी में गिर गई। गार्ड्स ने मैथियस से पूछा कि क्या उन्हें उसका पीछा करना चाहिए, पर मैथियस ने उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया और अपने एक खास आदमी को लारा को जिंदा पकड़ लाने के लिए भेजा।
वहीं दूसरी ओर तेज लहरों ने लारा को एक गहरे झरने की ओर बहा लिया। इससे पहले कि वह गिरती, लारा ने एक टूटे हुए एरोप्लेन को पकड़ लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। हालांकि उसके वजन से प्लेन के विंग में दरार आ गई और वह फूंक फूंक कर हर कदम बढ़ाती रही, मगर जल्द ही प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया और लारा समय पर कूदकर जहाज के दूसरे हिस्से में पहुंच गई। वह रस्सी काटकर बाहर निकलने वाली ही थी कि प्लेन एक बार फिर से गिरने लगा और लारा अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगी। उसने हार नहीं मानी और देखा कि वहां एक पैराशूट पड़ा था। जैसे ही उसने पैराशूट खोला, पता चला कि वह फटा हुआ था। लारा ने जितना कंट्रोल किया, लेकिन अंततः वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने होश संभाला तो पाया कि उसके पेट में लकड़ी का टुकड़ा धंस गया था। दर्द से तड़पते हुए वह किसी मदद की उम्मीद में समुद्र के किनारे पहुंची, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। इसका मतलब मैथियस ने सही कहा था कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। जल्द ही वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो रात हो चुकी थी। किसी के हारने की आवाज सुनकर वह चौकस हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, मैथियस का भेजा हुआ आदमी उसे पकड़कर खींचता है। लारा ने उसे कीचड़ में डुबोकर उसकी मौत तक उसे अंदर दबा दिया। लारा के लिए यह पहला मौका था जब उसने किसी को मारा था। उसने इस घटना को एक डरावने सपने की तरह महसूस किया। वह रोते रोते बैठी थी, तभी झाड़ियों में किसी आदमी की परछाई देखी। वह आदमी भागने लगा, लेकिन लारा उसका पीछा करती है। उसे देखते हुए वह आदमी एक रस्सी से पहाड़ पर चढ़ता है। इससे पहले कि वह लारा तक पहुंचती, आदमी ने रस्सी खींच ली, जिससे लारा को बिना सहारे के उस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। ऊपर पहुंचने पर उसे एक आदमी दिखा, जिसे पहचानते ही लारा समझ गई कि यह उसके डैड रिचर्ड हैं, जो अभी तक जिंदा थे। लारा उन्हें बताती है कि वह उनकी बेटी है, लेकिन सालों से अकेले रहने की वजह से रिचर्ड की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। वह बड़बड़ाते हुए कहता है, यह सच नहीं हो सकता, यह सिर्फ आंखों का धोखा है। पर जब लारा ने वही इशारा किया जो उसके डैड बचपन में करते थे, तो रिचर्ड को यकीन हो गया। वह देखता है कि लारा को चोट आई है और तुरंत उसके घावों पर टांके लगाता है। इस दौरान लारा दर्द के कारण फिर से बेहोश हो जाती है। इसी बीच मैथियस ने एक सीक्रेट दरवाजा ढूंढ लिया और इसके बारे में अपने बॉस को बता दिया। उन्हें आइलैंड से निकालने के लिए बैकअप भेजने की तैयारी शुरू हो गई। जब रिचर्ड को यह पता चलता है कि लारा ने उसकी रिसर्च जलाने के बजाय मैथियस के पास भेज दी, तो वह गुस्से से भरा हुआ होता है। रिचर्ड ने सालों से मैथियस को हिमिको तक पहुंचने से रोकने के लिए गलत सुराग छोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन लारा ने सब कुछ एक ही झटके में बर्बाद कर दिया। रिचर्ड कहता है, तुम्हारा यहाँ आना एक बड़ी भूल थी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर लारा का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने अपनी जान की सलामती को खतरे में डालकर अपने डैड को ढूंढा था। वह अब ठान लेती है कि वह अपने डैड को निराश नहीं करेगी और मैथियस को हिमिको तक कभी नहीं पहुंचने देगी। रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लारा अकेले उन सब से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। वह बहुत चालाकी से मैथियस के कैंप में घुस जाती है और उसका सैटेलाइट फोन चुरा लेती है। लारा ने लूरेन को देखा और इशारा किया कि वह गोली चलने पर मजदूरों को लेकर भाग जाए। लू ने वैसा ही किया। इसके बाद लारा वहां खड़े गार्ड्स को एक एक कर मारने लगती है और जल्द ही मजदूरों और गार्ड्स के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। मैथियस तक कुछ गार्ड्स को मारने के बाद लारा का फोन चुराती है और वह जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करती है, रिचर्ड को देखती है जो गेट के पास खड़ा होता है। इससे पहले कि वह रिचर्ड को बाहर निकाल पाती, मैथियस और उसके गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। मैथियस कहता है, जल्दी से इस गेट को खोलो, तुम्हारी वजह से मैं 7 साल से यहाँ फंसा हूँ, मेरी फैमिली बाहर इंतजार कर रही है। लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है कि अगर वह दरवाजा खोलता है तो उसकी फैमिली कभी नहीं बचेगी। इसी बीच लारा वहां आ जाती है और मैथियस से अपने डैड को छोड़ने की गुजारिश करती है। दोनों एक दूसरे पर हथियार तानकर खड़े होते हैं। लारा उसे मार सकती थी, लेकिन इसके बदले उसे अपने डैड को खोना पड़ता। रिचर्ड उसे समझाता है कि एक जान के जाने से लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है, लेकिन लारा इतनी दूर अपने डैड को मरता देखने के लिए नहीं आई थी, इसलिए वह अपने तीर नीचे कर लेती है। मैथियस चाहता था कि लारा दरवाजा खोले, क्योंकि यह एक पजल था जिसे केवल वह सॉल्व कर सकती थी। लारा देखती है कि दरवाजा वही पजल जैसा है जो उसे उसके डैड के ऑफिस में मिला था। वह बहुत जल्दी उसे घुमाकर पजल पूरा करती है और जैसे ही पजल पूरा होता है, दरवाजा टूटकर गिर जाता है। लारा एक रस्सी से नीचे आती है और देखती है कि वहां ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थीं। इसका मतलब यहाँ तक पहुंचने वाले लोग अकेले नहीं थे। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, एक गार्ड का पैर ट्रैप पर पड़ जाता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। रिचर्ड समझ जाता है कि यह जगह किसी को बाहर जाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। हर कदम पर खतरा था। जैसे ही वे अंदर आते हैं, उन्हें एक मंदिर मिलता है जो हिमिको के लिए बना था। वहां वह ढेर सारी लाशें देखते हैं जो हिमिको की आर्मी और नौकरानियां थीं, जिन्होंने अपनी जान उसकी खातिर दी। थोड़ा और बढ़ने पर मैथियस को वह मिल ही जाता है जिसकी उसे सालों से तलाश थी, हिमिको की कब्र। मैथियस हिमिको की कब्र खोलने का आदेश देता है और हम देखते हैं कि हिमिको की लाश बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी हुई है। हालांकि हजारों साल बाद जैसे ही वह हवा के संपर्क में आती है, वह तेजी से सड़ने लगती है। मैथियस हंसी उड़ाते हुए कहता है, देखा, यह बस एक लाश है, अब इसे उठाकर ले चलो। लेकिन इसी बीच लारा कुछ गलत महसूस करती है। उसने जब आसपास की पेंटिंग्स पर ध्यान दिया तो उसे यह समझ आया कि हिमिको को किसी भी पेंटिंग में एक भूतिया या मॉन्स्टर के रूप में नहीं दिखाया गया है और उसे जबरदस्ती यहाँ नहीं लाया गया था, बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। इसका मतलब हिमिको भी एक आम इंसान थी। जैसे ही गार्ड्स उसकी लाश को छूने वाले थे, अचानक हिमिको की बॉडी उठ खड़ी होती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। हालांकि मैथियस इसे सिर्फ साइंस का कमाल मानता है। इसी दौरान एक गार्ड नोटिस करता है कि उसका हाथ काला पड़ने लगा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, यह वायरस जैसी चीज उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती
जाती है। जैसे ही वायरस उसके दिमाग तक पहुंचता है वह आक्रामक होकर हमला करने लगता है। मैथियस उसे गोली मार देता है। लारा समझ जाती है कि यह एक तरह की बीमारी है जो हिमिको के छूने से फैलती है और हिमिको खुद इस बीमारी से इम्यून थी, इसलिए उसने खुद को यहाँ बंद कर लिया था ताकि और कोई इस बीमारी का शिकार न हो। मैथियस का कहना था कि यह वही चीज है जो हमें ट्रिनिटी को चाहिए। रिचर्ड उसे हिमिको की बॉडी बाहर की दुनिया में ले जाने से रोकता है, लेकिन मैथियस उसकी बात नहीं सुनता। वह हिमिको की पूरी बॉडी ले जाने के बजाय उसकी एक उंगली काट लेता है और उसे बड़े ध्यान से एक प्लास्टिक बैग में सील कर देता है। लारा जानती थी कि अगर यह बाहर गया तो इस वायरस का इस्तेमाल करके ट्रिनिटी पूरी दुनिया में जेनोसाइड की शुरुआत कर देगा, इसलिए वह उन गार्ड्स पर हमला कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एक गार्ड लारा को मारने के लिए उसका पीछा करता है और वहीं दूसरी ओर रिचर्ड और मैथियस एक दूसरे पर गोलियां चला रहे होते हैं। जल्दी ही मैथियस की गोलियां खत्म हो जाती हैं और तभी एक इन्फेक्टेड गार्ड उठता है और रिचर्ड पर हमला कर देता है। रिचर्ड उसे गोली मारता है, लेकिन बदकिस्मती से वह भी अब इन्फेक्ट हो गया है। उधर लारा उस गार्ड को चकमा देकर मार डालती है, लेकिन जब वह वापस आती है तो देखती है कि मैथियस वहां से भाग चुका है। यह जानकर कि उसके डैड भी अब इन्फेक्ट हो चुके हैं, लारा पूरी तरह टूट जाती है। वह उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है, मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन तुम अब भी करोड़ों लोगों की जान बचा सकती हो। मैथियस को पकड़ो, वह यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब तक वह हिमिको को आखिरी बार अलविदा कहता है। लारा दिल पर पत्थर रखकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर मैथियस ब्रिज पार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक लारा दौड़ते हुए आती है और सीधे उसके रास्ते में कूद जाती है। मैथियस उसे रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन लारा उसे धक्का देकर खाई के उस पार धकेल देती है। मैथियस चिल्लाता है, तुम किसी को नहीं बचा सकती, ट्रिनिटी हर जगह है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है जिसमें लारा मैथियस पर भारी पड़ती है। अपने डैड से किए वादे को ध्यान में रखते हुए उसने सीढ़ी खाई में गिरा दी और अब वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। मैथियस गुस्से से पागल हो जाता है और लारा को बुरी तरह मारता है। तभी हम रिचर्ड को देखते हैं जो हिमिको की कब्र के पास बैठा हुआ है और उसके पास ढेर सारे एक्सप्लोसिव्स हैं। मैथियस लारा को जकड़ लेता है और उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिचर्ड ने एक्सप्लोसिव्स को उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन से धक्का लगा और वह ढाने लगा। लारा तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर मैथियस पर हमला करती है और अपने आखिरी वार में उसने मैथियस के मुंह में हिमिको की उंगली का कटा हुआ हिस्सा डाल दिया। वायरस तेजी से मैथियस की बॉडी को जकड़ने लगता है और जल्द ही वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और खाई में गिर जाता है। पूरा मंदिर खंडहर में तब्दील हो जाता है। लारा जो अब दूसरी ओर फंसी हुई थी एक लंबी छलांग लगाकर दूसरी ओर पहुंच जाती है। वहीं लुरेन जब देखता है कि वह जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है, दौड़कर लारा की मदद करने आता है। लारा जो अभी भी नीचे फंसी हुई थी रस्सी पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चट्टान ढह जाती है और वह नीचे ही दब जाती है। लुरेन उसे आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह उम्मीद खोने ही वाला था कि तभी अचानक रस्सी हिलती हुई दिखी। उसने पत्थर उठाया और वहां लारा मिली जो बिल्कुल सही समय पर बाहर निकलकर बच गई थी। तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि ट्रिनिटी के लोग मैथियस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह मर चुका है। तभी उनमें से एक लारा और बंधुआ मजदूरों को देखता है जो बंदूक ताने खड़े थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया और उस आइलैंड से बाहर निकल गए। वापस लौटने के बाद लारा अपनी कंपनी के पेपर्स पर साइन करती है और उन्हें गलत हाथों में जाने से रोक लेती है। एना उसकी वापसी से खुश थी क्योंकि अब वह उसकी गार्डियन बन चुकी थी और कंपनी की ज्यादातर पावर उसके हाथों में थी। वकील लारा को उन सभी कंपनियों की लिस्ट दिखाता है जो उनकी कंपनी के अधीन थी। लारा लिस्ट देख रही थी और तभी एक नाम ने उसका ध्यान खींच लिया, पैटर्न लिमिटेड, वही कंपनी जिसके बनाए हथियार उसने मैथियस और उसके गार्ड्स के हाथों में देखे थे। लारा तुरंत अपने डैड की लैब में जाती है और पाती है कि मैथियस सच बोल रहा था। ट्रिनिटी सच में हर जगह है और इतने पावरफुल हैं कि वे उसके डैड की कंपनी में भी घुस गए थे। रिचर्ड इन्हीं को रोकने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उन्होंने उसे भी मारने की कोशिश की। लारा को एना की फोटो मिली जिसे किसी ने चुपके से खींचा था। इसका मतलब एना भी ट्रिनिटी के साथ मिली हुई है। लारा समझ जाती है कि यह संगठन हिमिको जैसी और भी सुपर नेचुरल चीजों के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वह दुनिया पर राज कर सके। अब यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसा होने से रोके जैसे कि उसके डैड ने किया था। अंत में लारा उसी स्पॉन शॉप पर वापस जाती है, उन लोगों से ढेर सारे पैसे देकर अपना पेंडेंट वापस ले लेती है और वहां से कुछ गन्स खरीदती है और इस तरह यह मूवी समाप्त होती है।